नमस्कार दोस्तों, 18 अक्टूबर 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज मंडे है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं, कुछ हैं 7-8 इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए हैं चीज़ें। पहली न्यूज़, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देखिए, रिसेंटली जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज़ किया गया है, यहाँ पे भारत सरकार ने बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है। भारत सरकार ने बोला है कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसमें जो अंडर नूरिशमेंट वाला फैक्टर है, इसको जबरदस्ती इन्फ्लेट करके दिखाया जा रहा है इंडिया के अंदर। ऐसा यहाँ पे भारत सरकार बोल रही है। आपसे एक सवाल है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है, इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है बिना कहीं चेक किए। बिना चेक करके तो आप कुछ भी कर लोगे। अभी एकदम से इस वीडियो को देखते देखते कमेंट बॉक्स में बताओ, चाहे लाइव देख रहे हो चाहे बाद में देख रहे हो, कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन रिलीज करता है इस रिपोर्ट को। चलिए, अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, भाई इंडिया की जो रैंकिंग आई है 2021 में, वो 116 कंट्रीज में 101 है। इस इंडेक्स को 4 पैरामीटर्स के हिसाब से निकाला जाता है: अंडर नूरिशमेंट, वेस्टिंग, स्टंटिंग और अंडर 5 मोर्टेलिटी। ये पर्टिकुलर इंडेक्स ये बताता है कि इंडिया में अंडर नूरिशमेंट बढ़ा है। ठीक है, इस इंडेक्स के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डाटा का इस्तेमाल किया गया है। ये डाटा ये बोलता है कि 2017-19 में जो अंडर नूरिशमेंट था वो इंडिया में 14% था, और 2018-20 में ये हो गया 15.3%। सरकार ने इस पर्टिकुलर फैक्ट के अगेंस्ट बोला है। सरकार क्या बोल रही है? सरकार ये बोल रही है कि भाई हमने जो पोषण ट्रैकर बनाया है, उस पोषण ट्रैकर के हिसाब से एज ऑन 16 अक्टूबर 2021, 6 महीने से लेके 6 साल के बीच के जो बच्चे हैं, लगभग 7.79 करोड़ बच्चे आ चुके हैं आंगनवाड़ी प्लेटफॉर्म पे, और ओवरऑल आंगनवाड़ी प्लेटफॉर्म्स का बेनिफिट उठा रहे हैं। अगर अंडर नूरिश चिल्ड्रन की बात की जाए तो पोषण ट्रैकर के हिसाब से हमारे देश में 30.27 लाख अंडर नूरिश चिल्ड्रन हैं, जो कि निकल के आते हैं 3.9%। और अगर आप FAO की रिपोर्ट देखोगे तो FAO यही नंबर बता रहा है 15.3%। तो ओवरऑल अंडर नूरिश जो बच्चे हैं हमारे देश में, वो FAO की रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड दिखाए जा रहे हैं। इसके चलते इंडिया की जो रैंकिंग है वो इसमें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। प्लस भारत सरकार एक और बात बोल रही, भारत सरकार बोल रही कि जो यहाँ पे अप्रोच इस्तेमाल की जाती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट करने में, वो अप्रोच इतनी सिलेक्टिव है कि वो इंडिया की रैंकिंग खराब कर देती है। बेसिकली इस अप्रोच के अंदर स्टंटिंग को और वेस्टिंग को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और ये दो पैरामीटर्स इंडिया के अंदर गड़बड़ हैं, तो उसके चलते इंडिया की रैंक और खराब हो जाती है। प्लस अंडर नूरिशमेंट के डाटा को इंडिया के कंटेक्स्ट में इन्फ्लेट करके दिखाया जा रहा है। और भारत सरकार का ये भी बोलना है कि भाई 2018 से पहले का तो डाटा था ही नहीं आपके पास। 2018 से पहले तो पोषण अभियान इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ था, तो उसके चलते पोषण ट्रैकर जैसी थी ही नहीं चीजें। तो आंगनवाड़ी में एक्चुअली में कितने लोग रजिस्टर्ड थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है, तो आप पहले से बात को कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। तो ये जो FAO का जो डाटा है, जो बोलता है कि 2017-19 में 14% था माल न्यूट्रिशन, अंडर नूरिशमेंट, और 2018-20 में 15.3%, ये डाटा भी एक्यूरेट नहीं है FAO का। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे सरकार बोल रही है। सरकार एक्चुअली में काफ़ी ह्यूमिलिएट हो गई है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के चलते। जो हमारी भारत सरकार का जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, वो इस रिपोर्ट से काफ़ी खराब होती है। तो इस कंटेक्स्ट में भारत सरकार ने अपना प्रोटेस्ट यहाँ पे व्यक्त किया है। GS पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशन एंड इश्यूज ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर में न्यूज़ काम आएगी। अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते, देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया। तो अभिषेक शर्मा ने हमको ज्वाइन किया है, नावेद खान ने हमको ज्वाइन किया है, शुभम सौमिन ने हमको ज्वाइन किया है, प्रिया राजपुरोहित ने हमको ज्वाइन किया है, सुष्मिता नेगी ने हमको ज्वाइन किया। सुष्मिता नेगी का ये 3rd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक सुष्मिता नेगी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। श्रुति प्रीतम ने हमको ज्वाइन किया है। श्रुति प्रीतम का ये 2nd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक श्रुति, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शेखर अंगोलकर ने हमको ज्वाइन किया है। मिश्रा आकाश ने हमको ज्वाइन किया है। आकाश मिश्रा का ये 2nd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक आकाश मिश्रा। श्यामल ने हमको ज्वाइन किया है। देन सूरज कुमार देव ने हमको ज्वाइन किया है। एल्बर्ट फ्रांसिस ने हमको ज्वाइन किया। एल्बर्ट फ्रांसिस का ये 5th मंथ एज ए मेंबर, और वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक एल्बर्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आयुषी शर्मा ने हमको ज्वाइन किया। आयुषी शर्मा का ये 4th मंथ एज ए मेंबर। वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक आयुषी शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। सो आयुषी शर्मा 4 मंथ एज ए मेंबर, एल्बर्ट फ्रांसिस 5th मंथ एज ए मेंबर, सूरज कुमार देव, श्यामल,
आकाश मिश्रा सेकेंड मंथ एज ए मेंबर, शेखर अंगोलकर, श्रुति प्रीतम सेकेंड मंथ एज ए मेंबर, सुष्मिता नेगी थर्ड मंथ एज ए मेंबर, प्रिया राजपुरोहित, देन शुभम सोमेन, नावेद खान एंड अभिषेक शर्मा. I welcome you back to my channel as members. Thank you so much guys and girls for joining. Thank you so much for your continued support. चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं. नेक्स्ट न्यूज़. अच्छा, वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दीजिए. चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए. टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए. हर चीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. केरला में रेन की वजह से जो डेथ टॉल है वो 27 में पहुंच गया. पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि केरला में भयंकर बारिश हुई है. 23 लोग यहाँ पे मर चुके हैं. कई लोग यहाँ पे इंजर्ड और डिस्प्लेस हुए हैं. एकदम से फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स. केरला का बहुत बड़ा जो टेरेन है वो हिली टेरेन है और इस हिली टेरेन के आसपास बड़ी भारी भरकम अर्बन डेंसिटी है. मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं और अक्सर कर केरला में जब भी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बारिश होती है तो इस प्रकार की एक्टिविटीज सुनने में आ जाती हैं. हाँ, इस बार क्या है कि ऑलमोस्ट मानसून सीजन खत्म हो चुका है लेकिन केरला से भी रिट्रीट कर रहा है. तो इस तरीके की खबरें थोड़ी पहले आती हैं जब मानसून सीजन बिल्कुल अपने पीक पे होता है. इस समय पे रिट्रीट होते वक्त इस प्रकार की खबर आ रही है. मतलब कि इस साल भी मानसून के चलते केरला को काफ़ी नुकसान हुआ है. जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो जो हिली टेरेन है केरला की, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं और इसी हिली टेरेन के आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं. तो डेथ्स भी बहुत रिपोर्ट होती हैं. 14 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं. कोट्टायम के कोट्टिकल में 8 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं. इडुक्की में, कोझिकोड में एक बच्चे की डूबने से मृत्यु हो गई. अगर आप बात करो सेंट्रल और साउथ केरला की तो यहाँ पे बहुत हैवी रेन्स देखने को मिली है. ओवरऑल 2018 और 2019 में जो तबाही मची थी ओवरऑल फ्लड्स की वजह से, कुछ इस प्रकार की तबाही यहाँ पे फिर से देखने को मिल रही है. केरला के जो चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन साहब, इन्होंने बोला है कि एडमिनिस्ट्रेशन से जो बन पड़ सकता है वो हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं. आर्मी से हेल्प ली जा रही है, नेवी से हेल्प ली जा रही है, एयरफोर्स से हेल्प ली जा रही है. रिलीफ कैंप सेटअप किए गए हैं. 11 नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें डिप्लॉयड हैं, 2 आर्मी की टीमें डिप्लॉयड हैं, 2 डिफेंस सर्विस कॉर्प्स की टीमें डिप्लॉयड हैं. कुछ इस प्रकार के सीन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. जीएस पेपर 3 के कंटेक्स्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना हमारे देश में क्यों जरूरी हो जाता है, ये पर्टिकुलर न्यूज हमको बहुत क्लियर तरीके से बताती है. नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया एनहांसेस डे एंड नाइट सर्वेलेंस अलोंग एलएसी इन अरुणाचल प्रदेश. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे खासकर अरुणाचल प्रदेश में इंडिया ने अपने डे और नाइट सर्वेलेंस दोनों को बढ़ा दिया है. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आता क्या क्या है, तो 3 जोन्स आते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में. देखिए, एक्चुअली में इंडिया और चाइना की जहां जहां पे भी बाउंड्री है उसको आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कह सकते हो. ओके, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो लेंथ है वो है 3488 किलोमीटर. ये इंडिया कंसीडर करता है, चाइना इसको 2000 कंसीडर करता है. ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है. अगर आप इंडिया का जो लद्दाख वाला बॉर्डर देखेंगे तो वो हो जाएगा वेस्टर्न सेक्टर ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो 1597 किलोमीटर का है. अगर उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला सेक्टर देखेंगे तो वो मिडिल सेक्टर हो जाता है 545 किलोमीटर का. और फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाला सेक्टर देखेंगे तो वो हो जाता है ईस्टर्न सेक्टर एलएसी का 1346 किलोमीटर का. तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक्चुअली 3 अलग अलग भागों में बटी हुई है. ठीक है, जो सबसे ज्यादा डेंजरस और सबसे ज्यादा इवेंटफुल रहा है पिछले 2 सालों में वो रहा है आपका जो वेस्टर्न सेक्टर है. ठीक है, मतलब जो लद्दाख वाला इलाका है. अब इसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ईस्टर्न सेक्टर में, अरुणाचल प्रदेश के सेक्टर में, एक फ्लीट ऑफ रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट और अदर एसेट्स का इस्तेमाल करके चाइनीज मिस एडवेंचर के अगेंस्ट मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस कर रहा है इंडिया. तो इंडिया ने क्या किया है कि कुछ ड्रोन्स खरीद रखे हैं इजराइल से. ठीक है, इन ड्रोन्स का नाम है इजरायली मेड हेरोन मेड मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन. तो हेरोन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन से राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस कर रही है हमारी इंडियन आर्मी ओवर एलएसी. अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत सारा माउंटेनियस टेरेन्स है तो भाई हमेशा तो वहाँ पे आर्मी डिप्लॉयड नहीं रह सकती. तो इस प्रकार के ड्रोन्स के थ्रू मॉनिटरिंग की जाती है कि कहीं कोई चाइनीज आर्मी की टुकड़ी इंडियन साइड पे तो नहीं घुस रही है. यहाँ पे एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर रुद्रा का वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड वेरिएंट भी यहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है इंडियन आर्मी की एविएशन विंग के द्वारा. इसलिए ताकि ये चेक किया जा सके कि चाइना की तरफ से कोई मिस एडवेंचर तो यहाँ पे नहीं हो रहा है.
और ये सब गलवान वैली के इंसिडेंट के बाद बहुत मेजर स्केल पे इंडिया कर रहा है, क्योंकि अब इंडिया को चाइना के ऊपर उतना भरोसा नहीं रह गया है। चाइनीज कभी भी कहीं से भी इनकर्जन्स कर सकते हैं, तो इंडियन आर्मी इज एट इट्स टोस कि हमेशा तैयार रहना है। इंडियन आर्मी के जो हेरोन टीपी ड्रोन है जो कि इजराइल से लीज पे लिए गए हैं, ये 45 घंटे तक 35,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ सकते हैं। एविएशन ब्रिगेड में आर्मी अपनी कैपेबिलिटीज को बहुत तेजी से बढ़ा रही है। अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों में सर्वेलेंस के लिए ड्रोन का इस्तेमाल आर्मी ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। ये जो हेरॉन टीपी ड्रोन्स है, दे आर इक्विप्ड विद ऑटोमेटिक टैक्सी टेक ऑफ एंड लैंडिंग, तो ATOL बेसिस पे काम करते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इसमें लगे हुए हैं, सैटकॉम सिस्टम्स। ओवरऑल अगर आप देखो तो भारत सरकार बहुत तेजी से अरुणाचल प्रदेश में रोड, ब्रिजेस और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब बना रही, जो कि लद्दाख में भी आप देखेंगे कि इंडिया साइड जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो थोड़ा कमजोर था, तो जब स्टैंड ऑफ हुआ तो इंडियन साइड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से कंप्लीट किया गया। अरुणाचल प्रदेश में हम किसी स्टैंड ऑफ का या इंक्रोचमेंट का इंतजार नहीं कर सकते, हमें पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। तवांग को भी रेलवे नेटवर्क के साथ पूरी तरीके से हमारी भारत सरकार जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो इंडियन administration, Indian government and Indian army, it is in full force to tackle any misadventure from the side of Chinese over any part of LAC, line of actual control. जनरल स्टडीज पेपर थी, सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज में, न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है 4 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स रजिस्टर्ड एट ई श्रम पोर्टल। पिछले 2 महीनों से कम में 4 करोड़ से ज्यादा 40 मिलियन प्लस वर्कर्स ने अपने आप को ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर किए। ये वर्कर्स अलग अलग ऑक्यूपेशन के हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन के हैं, कुछ अपैरल मैन्युफैक्चरिंग के हैं, कुछ फिशिंग, गिग, प्लेटफॉर्म वर्कर, स्ट्रीट वेंडिंग, डोमेस्टिक वर्क, एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों ने ई श्रम पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर किया। और इन रजिस्टर करने वाले लोगों में माइग्रेंट वर्कर्स भी खूब सारे हैं। देखिए, अब अगर रजिस्ट्रेशन मान लीजिए महाराष्ट्र में हुआ है, और महाराष्ट्र में जिस लड़के का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो आया राजस्थान या उत्तर प्रदेश से, तो उसको माइग्रेंट वर्कर बोला जाएगा। बेसिकली इस ई श्रम पोर्टल पे अगर आप रजिस्टर करते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर मैनी एम्प्लॉय बेस्ड स्कीम्स, मैनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो ओवरऑल माइग्रेंट वर्कर्स का मतलब रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। देखा जाए तो 4.09 करोड़ वर्कर्स यहाँ पे रजिस्टर कर चुके हैं, जिसमें 50.02% बेनिफिशरीज फीमेल है, 49.98% मेल है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, इन्होंने रजिस्ट्रेशन बहुत मेजर स्केल पे करवाए हैं। आगे देखा जाए तो मेघालय, मणिपुर, गोवा, चंडीगढ़, इन स्टेट्स में ओवरऑल रजिस्ट्रेशन को और तेजी से करने की जरूरत है। ऑब्वियसली बात है, यूनियन टेरिटरीज जो छोटे स्टेट्स हैं जैसे कि गोवा, वहां पे रजिस्ट्रेशन थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि वहां पे आबादी भी कम है, वहां पे काम करने वाले माइग्रेंट्स भी थोड़े से कम है। ज्यादातर यहाँ पे जो लोग रजिस्टर किए हैं दे बिलोंग टू एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर। और आप देखोगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स हैं वो एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ही है। फिर आप देखोगे डाइवर्स और डिफरेंट ऑक्यूपेशन के लोग यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं। डोमेस्टिक और हाउस होल्ड वर्कर्स भी रजिस्टर कर रहे हैं, अपैरल सेक्टर वर्कर्स भी रजिस्टर कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर वर्कर्स भी रजिस्टर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर वर्कर्स भी यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स वर्कर्स भी रजिस्टर कर रहे हैं, एजुकेशन हेल्थ केयर वाले लोग भी, रिटेल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, फूड इंडस्ट्री, ये सब लोग यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जितने लोगों ने भी रजिस्टर किया है उसमें से 65.68% 16 से 40 एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, 34.32% 40 साल से ज्यादा के हैं। अगर देखें तो ओबीसी लोग हैं 43%, जनरल कास्ट के लोग हैं 27%, एससी लोग हैं 23% और एसटी कास्ट के लोग हैं 7%। तो ये हम लोगों ने डेमोग्राफिक कंपोजिशन भी देख लिया जिन लोगों ने भी यहाँ पे रजिस्टर किया। ई श्रम पोर्टल की बात की जाए, टारगेट है ई श्रम पोर्टल का कि हमारे देश में जितने भी 38 करोड़, अभी तक 4 ही करोड़ हुए रजिस्टर, जितने भी हमारे देश में 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, इन सबको ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर किया जाए। इनको एक ई श्रम कार्ड दिया जाए जिसमें 12 डिजिट का यूनिक नंबर होगा। इस कार्ड के बेसिस पे इनको एक इंश्योरेंस मिलेगा कि अगर इनकी डेथ होती है, परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, सरकार 2 लाख रुपए देगी, पार्शियल डिसेबिलिटी पे सरकार 1 लाख रुपए देगी। ई श्रम पोर्टल बनाने की जो मुहिम थी वो बहुत तेज हो गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे इंटरवीन किया था और गवर्नमेंट से बोला था कि तुरंत एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का डाटाबेस बनवाइए, और इस डाटाबेस को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य की सरकारों को दी गई है और यूनियन टेरिटरीज को दी गई है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज आपको काम आएगी।
नेक्स्ट न्यूज है चाइना टेस्टेड न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल इन अगस्त। देखिए चाइना ने फर्स्ट एवर टेस्ट कंडक्ट किया है न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल का। ये कंडक्ट किया गया 17 अक्टूबर को। ये जब मिसाइल दागी ना चाइना ने, तो ये मिसाइल के पास काबिलियत है कि ये ओवरऑल लोअर अर्थ ऑर्बिट में उड़ सकती है। नॉर्मल का केसेस में क्या होता है, अब तक की जो सबसे डेडली मिसाइल्स मानी जाती हैं वो होती हैं आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स। वो ऊपर उड़ती हैं, ऊपर उड़ने के बाद जब वो उनका फ्यूल वगैरह खत्म हो जाता है तो सीधे बिल्कुल पैराबोलिक फॉर्म में नीचे गिरती है। लेकिन ये मिसाइल्स की कैपेसिटी तगड़ी है, ये अर्थ को सर्कल कर सकती है। तो ये अर्थ है, यहाँ चाइना के ऊपर से उड़ी, हो सकता है कि ऐसे सर्कल करते हुए आके फिर वो किसी टारगेट को दाग दे। तो इसको बोलते हैं हाइपरसोनिक स्पीड क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक क्यों? क्योंकि इनकी जो स्पीड है वो साउंड से ज्यादा है, साउंड की स्पीड के 5 गुना स्पीड है इन मिसाइल्स की, इसलिए इनको बोला जाता है मैक 5। मैक 1 मतलब साउंड की स्पीड के बराबर, मैक 5 मतलब साउंड की स्पीड से 5 गुना स्पीड। ठीक है भाई। और लो अर्थ ऑर्बिट स्पेस में ये उड़ सकती है, मतलब हमारी अर्थ की सरफेस से 500 से 700 किलोमीटर ऊपर ये उड़ सकती है, लो अर्थ ऑर्बिट जहां पे किसी भी प्रकार की एयर नहीं होती। तो इस प्रकार की डिस्कवरी से ओवरऑल यहाँ पे यूएसए नर्वस होगा। अगर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स की बात की जाए तो यूएस, रशिया, चाइना, ये तीनों ही इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगला नाम अगर कोई आएगा तो वो इंडिया का ही नाम होगा। प्रॉब्लम ये है इन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में कि फिक्स्ड पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो नहीं करती है। तो आगे आने वाले समय में अगर चाइना इस प्रकार की कोई मिसाइल यूएसए के ऊपर दागता है तो यूएस इस मिसाइल को ट्रैक करके इसको ध्वस्त नहीं कर पाएगा। यूएस के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, वो इस प्रकार के मिसाइल्स के ऑन स्लॉट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। और यूएस के जो ज्यादातर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो इस बात के लिए प्रिपेयर्ड है कि नॉर्थ पोल का इस्तेमाल करते हुए किसी मिसाइल का अटैक आया तो उसको हम लोग टैकल कर लेंगे, लेकिन ये मिसाइल साउथ पोल के ऊपर से उड़ के भी यूएस के ऊपर अटैक कर सकती है। तो ये इस मिसाइल की एक बड़ी खास बात है। चाइना बहुत तेजी से टेक्नोलॉजिकली और मिलिटरली आगे बढ़ रहा है और वो यूएस के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज ऑफ इंपॉर्टेंस में न्यूज आपको काम आएगी। फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है, रशियंस रिटर्न टू अर्थ आफ्टर फिल्मिंग फर्स्ट मूवी इन स्पेस। देखिए एक रशियन एक्ट्रेस और फिल्म डायरेक्टर ये अर्थ पे लौटा है। 12 दिन इन्होंने काटे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और वहां पे उन्होंने एक मूवी की शूटिंग की। यूलिया पेरेस्लिट 37 ये एक्ट्रेस हैं और क्लिम शिपेंको 38 ये कजाकिस्तान के स्टेपी में वापस आ चुके हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। मिस पेरेस्लिट जो कि एक्ट्रेस हैं, 3000 एप्लीकेंट्स में से शॉर्टलिस्ट हुई मूवी के लिए। मूवी का नाम है द चैलेंज। एक महीने पहले रशिया लीड बैकोनर कॉस्मोड्रोम से कजाकिस्तान से उड़ते हुए ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे और अब ये वहां से वापस आ चुके हैं। एक महीने वहां पे रहे हैं और ओवरऑल वहां पे इन्होंने फिल्म की शूटिंग की है। फिल्म का नाम है द चैलेंज। ठीक है भाई। तो इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट हॉलीवुड में भी लॉन्च किया गया था जहां पे हीरो बताया जा रहा था मिशन इम्पॉसिबल के स्टार टॉम क्रूज को, लेकिन अब रशिया ने ओवरऑल हॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया है। अगर सही समय पे रशियन मूवी रिलीज हो जाती है तो दिस विल बी फर्स्ट मूवी जो कि स्पेस में शॉट होगी। हॉलीवुड में भी इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे टॉम क्रूज इन्वॉल्व है। देखते हैं पहले कौन सी मूवी यहाँ पे रिलीज होती है। प्लॉट क्या है द चैलेंज मूवी का, रशियन मूवी का, कि एक सर्जन को भेजा जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक कॉस्मोनॉट को, मतलब एक एस्ट्रोनॉट जो कि आईएसएस पे डिप्लॉयड है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये आप कह सकते हो कि रशियन स्पेस इंडस्ट्री में जो फर्स्ट वाला ट्रेंड चला आ रहा है उसको आगे बढ़ा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि सोवियत यूनियन ने पहला सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च किया था। पहले एनिमल ए डॉग नेम्ड लाइपा को सोवियत ने भेजा था स्पेस में। पहला मैन यूरी गैगरिन स्पेस में सोवियत ने भेजा था। पहली वुमेन वैलेंटीना टेरेशकोवा, इसको भी स्पेस में किसने भेजा था? सोवियत ने भेजा था। सोवियत के समय पे जो स्पेस टेक्नोलॉजी थी, सोवियत को टूटने के बाद रशिया के समय पे उतनी स्पेस टेक्नोलॉजी तेजी से आगे नहीं बढ़ी है। बहुत सारे करप्शन स्कैंडल्स हैं और रशिया की सरकार ने मिलिट्री स्पेंडिंग को ज्यादा ध्यान दिया है, स्पेस की स्पेंडिंग को थोड़ा सा बैक बर्नर पे रह दिया है। और आज के समय पे रशिया के सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं, एक तो यूएसए और एक बीजिंग। बीजिंग खासकर बहुत तेजी से अपने स्पेस एडवेंचर को और अपने स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है। और अब तो क्या बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाना और एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेके आना, इसमें भी स्पेस एक्स ने रॉसकॉस्मॉस को पीछे छोड़ दिया। आगे आने वाले समय में रशिया का जो स्पेस प्रोग्राम है रॉसकॉस्मॉस, इसका प्लानिंग ये है कि वो टूरिस्ट जो कि पैसा देके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में घूमना चाहते हैं, हम उनको जर्नी करवाएंगे। लेकिन स्पेस एक्स भी यहाँ पे ओवरऑल बहुत तेजी से रॉसकॉस्मॉस से आगे निकल रहा है। तो ये थी न्यूज जनरल स्टडीज पेपर 3 में, स्पेस न्यूज वाले सेक्शन में आपको ये काम आएगी।
फिर एक न्यूज़ बांग्लादेश से निकल के आ रही है, इसके ऊपर तो मैंने एक छोटी सी 4 मिनट की वीडियो बनाई है जो भी आपको 11 बजे लाइव मिल जाएगी। बांग्लादेश मुस्लिम्स हिंदूज प्रोटेस्ट। आपको पता ही होना चाहिए कि बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं। देश की 64 डिस्ट्रिक्ट्स में से 10 डिस्ट्रिक्टों में इस प्रकार के प्रोटेस्ट की खबर निकल के आ रही है। हुआ ये कि क्यूमिला नाम का एक टेम्पल था, वहां पे शायद एक फेक न्यूज़ सर्कुलेट हुई कि हिंदू फेस्टिवल दुर्गा पूजा के दौरान जो इस्लाम की होली बुक है कुरान, इसका अपमान हुआ है और उसके चलते जो मुस्लिम मेजॉरिटी जनता है बांग्लादेश की, वो नाराज हो गई। कम्युनल वायलेंस यहाँ पे फैलने लगा। 500 लोगों का मॉब था जो कि हिंदू टेंपल के ऊपर अटैक कर रहा था हाजीगंज में, उसके ऊपर पुलिस ने फायर किया। 2 लोगों की यहाँ पे जान गई। हालांकि बहुत से टेंपल्स को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया है, बहुत सी मूर्तियां इस पर्टिकुलर वायलेंस में तोड़ी गई हैं। ढाका के मेन मॉस्क के बाद 10,000 डिमॉन्स्ट्रेशंस आ गए। मतलब कुल मिला के अच्छा खासा वहां पे कम्युनल माहौल फैल गया। 1000 हिंदूज का ग्रुप भी सड़क पर उतरा और उसने इस अटैक को डिनाउंस किया। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बहुत सारी हिंदू कम्युनिटी के लीडर्स से मिली हैं और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही हैं। 16 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में केवल 10% आबादी हिंदुओं की है। जब देश आज़ाद हुआ तो सोचने वाली बात है, जब देश आज़ाद हुआ तो ये नंबर 30-40% था, आज 10% बचा है। आप खुद ही समझ सकते हो कि कौन धर्म के नाम पे आपके साथ सेग्रीगेशन करता है और कौन नहीं करता है। इंडिया में जो मुस्लिम प्रपोर्शन है वो बढ़ा है और पाकिस्तान में तो खैर खत्म ही हो गए हैं। बांग्लादेश में फिर भी माइनॉरिटीज एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद पाकिस्तान जैसी कंट्रीज इंडिया को लेक्चर देती हैं माइनॉरिटी राइट्स को लेके, जबकि वहां पे माइनॉरिटीज बची ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया यूएस मिलिट्रीज मैच स्किल्स इन अलास्का। देखिए, इंडिया और यूएस की एक बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज हो रही है, युद्ध अभ्यास नाम की। कहां पे हो रही है? तो ये अलास्का में हो रही है। ज्वाइंट बेस एल्मेंडॉर्फ रिचर्डसन अलास्का यूएस में ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज हो रही है। तो युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस की बायलेटरल एक्सरसाइज है। यहाँ पे 2 ही 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ज्यादातर जो एक्सरसाइजेस हैं आपकी इंडिया यूएस की, वो ट्राइलेटरल फॉर्मेट में पहुंच चुकी हैं या फिर उसमें 4 प्लेयर्स आ चुके हैं। एक अकेली एक ऐसी एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास बची है जो भी अभी भी बायलेटरल फॉर्मेट में होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज होती थी ना, वो इंडिया यूएस के बीच में होती थी। अब जापान भी जुड़ गया है 2015 में, 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया। तो पहले मालाबार एक्सरसाइज जो कि केवल इंडिया यूएस में होती थी, अब जापान ऑस्ट्रेलिया वहां पे जुड़ गया। ठीक है। फिर एक और एक्सरसाइज थी जिसका नाम था इंडिया यूएस बायलेटरल एयर एक्सरसाइज कोप इंडिया। इसमें जापान ने ज्वाइन कर लिया 2018 में, तो अब ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बन गई है। लेकिन युद्ध अभ्यास अभी भी बायलेटरल एक्सरसाइज ही है, ये याद रखिएगा। अलास्का में इस साल हो रही है आर्मी बेस्ड बायलेटरल एक्सरसाइज है ये युद्ध अभ्यास। तो यहाँ पे मैं अपने इस लेक्चर को खत्म करता हूँ। इतना ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में। आई होप आपको चीजें अच्छी लग रही हैं। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।